नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे एक बार फिर आपके साथ हूं हेल्थ खजाना में। और आज जिस विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं वो हमारे चैनल के लिए तो एक नया विषय है, लेकिन इस सृष्टि के लिए सबसे पुराने हेल्थ चैलेंजेस में से एक है। जी हाँ दोस्तों, जिसे अंग्रेजी में हम मेंटल डिसऑर्डर्स के नाम से जानते हैं, यानी मानसिक बीमारियां। और हम मोटे तौर पर इनको अगर देखें तो करीब 5 अलग अलग सेगमेंट्स में, कैटेगरीज में इन्हें बांट सकते हैं। पहला, क्लिनिकल डिसऑर्डर या क्लिनिकल डिप्रेशन या मेजर डिप्रेशन। दूसरा, एंजाइटी डिसऑर्डर। तीसरा, बाइपोलर डिसऑर्डर। चौथा, स्किज़ोफ्रेनिया और अन्य तरह के साइकोसिस। और पांचवा, डिमेंशिया। आइए फटाफट एक एक करके समझते हैं कि ये कैसे कैसे एक दूसरे से अलग हैं, किसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या उनके कारण हैं, और अंत में बात करेंगे कि इनका क्या निवारण है। राइट? तो आइए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्लिनिकल डिप्रेशन की। ये सबसे ज्यादा प्रचलित, सबसे ज्यादा जाना जाने वाला मेंटल डिसऑर्डर है, सबसे ज्यादा जाने वाली मानसिक समस्या, जिसे नॉर्मली डिप्रेशन कह करके बहुत आसान तरीके से लिया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि हिंदुस्तान में ही अकेले हर साल करीब 10 लाख लोग इस समस्या से ग्रस्त होते हैं। 10 लाख नए पेशेंट क्लिनिकल डिप्रेशन के क्रिएट हो जाते हैं। बहुत बड़ा फिगर है, यानी कि यह समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। आपको सुनने में ऐसा लग सकता है कि मैं तो किसी को नहीं जानता, या 100-200 या हजारों में भी किसी को नहीं पता मुझे। लेकिन आप अगर जानना चाहते हैं कि कितने लोग इससे प्रभावित हैं, तो किसी ऐसे डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर चले जाइए जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हो, है ना, जो मेंटल डिसऑर्डर्स का इलाज करते हो। तो आपको पता चलेगा कि न सिर्फ हफ्तों पहले, कई जगहों पर तो महीनों पहले नंबर लगाना पड़ता है। पूरी दुनिया की बात करें तो करीब 264 लाख लोग पूरी दुनिया में इस क्लिनिकल डिप्रेशन से प्रभावित हैं। क्लिनिकल डिप्रेशन में क्या होता है, इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या हैं? इसमें जो मूड है वो डिप्रेस्ड सा रहता है, उखड़ा उखड़ा मूड रहता है पेशेंट का। उसका किसी भी एक्टिविटी में मन नहीं लगता। वो काम जिसे करने में उसे मजा आता था, उसमें भी उसे मजा नहीं आता। और ऐसा होने की वजह से जो उसकी दिनचर्या है, जो उसका डेली रूटीन है, वो काफी बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। कारणों की बात की जाए तो इसमें कुछ बायोलॉजिकल, कुछ साइकोलॉजिकल और कुछ सोशल कॉजेज होते हैं, है ना। ये तीनों तरह के कॉजेज मिलकर के डिप्रेशन क्रिएट कर देते हैं। जब आदमी क्लिनिकल डिप्रेशन का शिकार होता है तो उसके ब्रेन फंक्शन में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। जो उसके न्यूरॉन्स हैं उनके साथ कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाता है। बात करते हैं सेकंड मेंटल डिसऑर्डर की, जिसे एंजाइटी कहा जाता है। एंजाइटी यानी हमेशा परेशानी की स्थिति में रहना, चिंतित रहना, किसी चीज का डर उन्हें हमेशा सताता रहता है। कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, ये टूट गया तो क्या होगा, वो बिगड़ गया तो क्या होगा, ये खराब हो गया तो क्या होगा, अगर हम वहां नहीं पहुंच पाए तो ट्रेन छूट जाएगी। तो ऐसी तमाम परेशानियां, ये एक तरह का फोबिया हो जाता है ना, फोबिया डिसऑर्डर, जिसमें हर समय किसी चीज का डर सताता रहता है पेशेंट को। इसमें कई बार पेशेंट के ऊपर पैनिक अटैक भी हो जाते हैं। अचानक से वो किसी चीज को लेकर के एकदम हंगामा खड़ा कर देगा। फिर इसमें ऑब्सेसिव कंपल्शन भी होता है, किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा विचार करने लग गया, एक ही चीज पर बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाना। इसके बाद ये जो है ट्रॉमेटिक स्ट्रेस से भी क्रिएट होता है। कभी कोई एक्सीडेंट हो गया मेजर, कोई सिर की चोट है, या कोई ऐसी घटना घट गई जिससे बहुत सदमा लगा हो, तो सदमे से भी कभी कभी जो हमारे न्यूरॉन्स के सर्किट है वहां शॉर्ट सर्किट हो जाता है और ब्रेन एक्टिविटी ऑल्टर हो जाती है, उसमें कुछ चेंज आ जाता है। और एंजाइटी के पेशेंट्स जो हैं वो दे इमेजिन बियॉन्ड रियलिटी।
जो सच्चाई है उससे परे सोचने लग जाते हैं। वो कुछ ऐसा सोचने लग जाएंगे जो असंभव है, हो ही नहीं सकता। जैसे अचानक से उनको लगे कि ये जो पेड़ है अगर हवा चली और मेरे घर पे गिर पड़ा तो, या मेरे ऊपर गिर गया तो। अब कुछ ऐसा सोचने लग जाएंगे जो उस समय संभव नहीं है और उसको लेकर के बहुत परेशान हो जाएंगे। इसके बाद तीसरा जो मानसिक विकार है उसे कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर, है ना। ये भी काफी सुनने में आता है। बाइपोलर एक बड़ी चित परिचित सी टर्म हो गई है आज के जमाने में। पूरी दुनिया में करीब 45 लाख लोग इस बाइपोलर डिसऑर्डर से प्रभावित हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर में मोस्टली मूड स्विंग्स शामिल होते हैं। जो पेशेंट है उसका मूड अचानक से बहुत बढ़िया हो जाएगा और अचानक से बहुत डाउन हो जाएगा, बिल्कुल निराश हताश हो जाएगा, और फिर कभी एकदम एक्साइटेड हो जाएगा किसी चीज को लेकर के, है ना। वो बाइपोलर डिसऑर्डर के शिकार होते हैं। और बाइपोलर डिसऑर्डर थोड़ा ज्यादा खतरनाक होता है इसलिए क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, उन्हें सुसाइडल टेंडेंसीज भी हो जाती हैं। यानी कि उनको लगेगा कि मेरी वजह से ये सब परेशानी है और अगर मैं नहीं रहूं तो सब परेशानी हल हो जाएगी, है ना। ये समस्या है, मेरे से ही ये सब प्रॉब्लम्स हैं और मैं नहीं रहूंगा तो सब हो जाएगा। तो वो अपने आप को खत्म करने के बारे में भी सोचने लग जाते हैं। कारणों की बात करें तो इसमें कभी कभी जो रीजन होता है वो जेनेटिक भी होता है, अनुवांशिक, जो आपकी पहले वाली जनरेशन से आपको ट्रांसमिट हो गया होता है। और इसके अलावा एनवायरमेंटल रीजंस भी होते हैं। कभी पॉल्यूशन के थ्रू आपकी बॉडी में कुछ ऐसा गया जो आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर को ऑल्टर कर देता है, कुछ ऐसा देखा, किसी ऐसी चीज से एक्सपोजर हुआ जो आपके ब्रेन के सर्किट्स को ऑल्टर कर दे, आपके न्यूरॉन्स में शॉर्ट सर्किट कर दे, तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है। अब बात करें चौथे मानसिक विकार की। जो चौथा प्रकार है इसका उसे कहते हैं सिजोफ्रेनिया या साइकोसिस। आज मॉडर्न एज में सिजोफ्रेनिया बहुत ज्यादा सुनने को आने लगा है। इसमें दोहरी पर्सनैलिटी हो जाती है पेशेंट की। करीब 20 लाख लोग पूरी दुनिया में सिजोफ्रेनिया से प्रभावित हैं। सिजोफ्रेनिया का जो पेशेंट है उसकी सोच, उसके इमोशंस, उसकी लैंग्वेज, उसका बिहेवियर, ये सब ऑल्टर हो जाता है, सब बदल सा जाता है। इसके बाद सिजोफ्रेनिया के पेशेंट्स को हैलुसिनेशंस होते हैं। हैलुसिनेशंस यानी भ्रम होना, कोई चीज जो नहीं है उसका भी एहसास होने लगता है। कोई आवाज जो नहीं थी वो भी उनको सुनाई देगी। कोई वस्तु या कोई प्राणी, है ना, या कोई व्यक्ति जो नहीं है वो उनको नजर आएगा। जो वहां नहीं हो रहा है वो महसूस करने लग जाएंगे और वो उसी को सच मान लेते हैं। इसके बाद सिजोफ्रेनिया के पेशेंट्स को डिल्यूजन के भी शिकार हो जाते हैं। डिल्यूजन इज वी कैन कॉल देम फिक्स्ड फॉल्स बिलीव्स, है ना। कुछ ऐसी चीजें जो वो उनको विश्वास हो जाएगा कि वो है ना। तो इससे कई बार आम बोलचाल की भाषा में शक की बीमारी भी कहते हैं। उन्हें कोई चीज पर विश्वास हो जाएगा कि नहीं, वो कोई वहां आया था। अब आप चाहे कितने भी प्रूफ दे दो लेकिन वो उसको मानने को तैयार नहीं होंगे। तो ये सब बहुत खतरनाक स्थितियां होती हैं, है ना। जनरली आम जगहों पर तो आदमी को पागल घोषित कर दिया जाता है। एंड द फिफ्थ टाइप इज डिमेंशिया। डिमेंशिया जो मेमोरी से रिलेटेड होता है। करीब करीब दुनिया भर में 50 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। ऐसे पेशेंट्स जो डिमेंशिया के शिकार होते हैं उनका जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो इंपेयर्ड हो जाता है। जो थॉट्स हैं उनको प्रोसेस करने की ताकत, अपने विचारों को इस्तेमाल करके किसी चीज को समझने की उनकी जो क्षमता है वो चली जाती है। उसकी जज करने की शक्ति चली जाएगी, क्या सही है, क्या गलत है, क्या अभी करना चाहिए, क्या बाद में करना चाहिए, ये पहले करना चाहिए, ये सब उसकी जो जजमेंट करने की ताकत है वो छीन हो जाती है। डिमेंशिया की बात की जाए तो ये एक ऐसा फॉर्म है मेंटल डिसऑर्डर का, है ना, मानसिक, एक ऐसा मानसिक रोग है जिसका कोई इलाज नहीं होता, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। तो मोटे तौर पर हमने देखा कि ये जो 4-5 कैटेगरी
के मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, इनके जो मेजर कॉजेज होते हैं, जो इनके कारण हैं, मोटे तौर पर अगर बात करने की कोशिश की जाए तो उसमें जेनेटिक, है ना, जो अनुवांशिक कारण हैं वो शामिल होते हैं। इसके बाद न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एक बड़ा कारण है। कभी कभी प्रीनेटल इन्फेक्शन भी इसके लिए एक कारण बन जाता है, और बच्चे के पैदा होने से पहले ही, है ना, जो इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से भी कभी कभी इस तरह की दिक्कत आती है, मानसिक रोग हो जाते हैं। और इसके अलावा आज की मॉडर्न एज में बहुत सारे एनवायरमेंटल हैजर्ड्स हैं, है ना, जिनको अगर आपका एक्सपोजर हुआ तो आपके साथ ये गतिविधि हो सकती है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर इलाज क्या? अच्छा हाँ, एक बात तो आपको बताना भूल गया। देखिए, ये सब जो कॉजेज हैं, जब ऐसा कुछ होता है, कोई न्यूरल सर्किट, है ना, इधर उधर हो जाता है, कोई न्यूरल स्ट्रक्चर जो है वो ऑल्टर हो जाता है, तो इस आग में पेट्रोल का काम जो चीज करती है वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, तनाव, है ना। अगर आप ऐसी किसी स्थिति से गुजर रहे हैं और तनाव में रहते हैं तो फिर वो बहुत ही विस्फोटक हो जाता है। आइए बात करते हैं ट्रीटमेंट की। जो मेजॉरिटी ट्रीटमेंट्स हैं, है ना, पहले तो ये समझ लें कि जो लो इनकम से लेके मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, है ना, सोसाइटीज की नहीं बात कर रहा हूं, कंट्रीज की, जो लो इनकम कंट्रीज से मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, उनमें ऑलमोस्ट 86% पेशेंट्स के लिए कोई ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं होता, किसी भी तरह का इलाज उन्हें मुहैया नहीं होता, जैसा कि पहले हिंदुस्तान में भी था, और कह दिया जाता था कि उसे भूत प्रेत ने पकड़ लिया है, उसको किसी ओझा सोखा के पास ले जाओ, उसको झाड़ फूक करो। बाकी जिन 14% पॉपुलेशन के पास कोई इलाज उपलब्ध है, तो उसमें जो मेडिकेशन उपलब्ध है, यानी ड्रग्स, यानी दवाएं जो उपलब्ध हैं, उसमें ज्यादातर जो दवाएं हैं वो या तो सिडेटिव्स होती हैं। सिडेटिव्स यानी जो आपकी मेंटल एक्टिविटी को सप्रेस करती हैं, है ना। वो दवाएं खाएंगे आप तो मरीज को जो है वो बहुत सुस्ती आती है, नींद आती रहती है, वो कुछ सोचने समझने लायक नहीं रहता है ज्यादातर समय, क्योंकि वो दवाएं उसको सुलाने की कोशिश करती हैं। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट, एंटी कन्वल्सेंट्स, यही ड्रग्स अवेलेबल होते हैं जो इसमें इलाज में इस्तेमाल होते हैं, और ज्यादातर का रोल करीब करीब एक जैसा होता है। लेकिन इनके साथ एक जो बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट जुड़ा हुआ है वो ये कि अगर ये इलाज ज्यादा समय तक चलता है तो ये जो ड्रग्स हैं जो मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए पेशेंट्स को दिए जाते हैं, उनके बहुत मेजर साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर लॉन्ग टर्म तक किसी का ट्रीटमेंट चलता है तो अक्सर ये देखने में आया है कि फायदा कम और नुकसान ज्यादा होने लग जाता है। इसके अलावा जो मेडिकल प्रोसीजर अवेलेबल है उसमें कहें तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होती है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में शॉक देना कहते हैं, है ना। और अगेन उसके बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, बहुत लॉन्ग लास्टिंग साइड इफेक्ट्स होते हैं, बहुत लंबे समय तक झेलना पड़ता है पेशेंट को। और इसके बाद जो थेरेपीज बचती हैं उनमें बिहेवियरल थेरेपीज होती हैं। बिहेवियरल थेरेपीज, साइकोथेरेपीज, सोशल थेरेपीज, सपोर्ट ग्रुप फॉर्मेशन, लेकिन ये सब जो तरीके हैं इनमें काफी दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि जो पेशेंट होता है वो कोऑपरेटिव नहीं होता, उसको लगता है कि मेरे साथ सब ठीक है, तो वो उस तरीके से कोऑपरेट नहीं करता जैसे हम उससे चाहते हैं। और एक आखिरी तरीका बचता है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर यानी खुद से अपनी देखभाल ठीक करना। इसमें फिर वही समस्या आती है, क्योंकि पेशेंट अपने आप को पेशेंट मानता ही नहीं है, तो उसे अल्कोहल छोड़ने के लिए कहा जाएगा, स्मोकिंग छोड़ने के लिए कहा जाएगा, कैफीन से दूर रहने के लिए कहा जाएगा, मेडिटेशन करने के लिए कहा जाएगा, है ना, कुछ एक्सरसाइज करने के लिए कहा जाएगा, ऐसी चीजें कही जाती है। लेकिन जब पेशेंट अपने आप को पेशेंट समझता ही नहीं है और उसकी सोच, उसकी समझ, उसमें विकृति आ गई होती है, तो फिर वो इलाज बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं आपको कुछ सोल्यूशन देकर जाऊंगा। देखिए, अगर कोई चाहता है कि उसके साथ ऐसी कोई परिस्थिति ना आए कि वो किसी मानसिक रोग का शिकार हो,
तो मैं जो आपको प्रिस्क्राइब करता हूं वो बेसिकली न्यूट्रिशन है। और न्यूट्रिशन आपको पता है कि प्रिवेंटिव होता है ना। आप रोज रोज दाल रोटी चावल सब्जी वगैरह वगैरह खा रहे हैं इसलिए नहीं कि आप बीमार हो गए हैं और ठीक होना चाहते हैं, इसलिए कि उस खाने में से आपके शरीर को न्यूट्रिशन यानी पोषण मिलता रहे और आप बीमार न पड़े। तो पोषण हमेशा ही प्रिवेंटिव है, वो आपको बचाने के लिए है। तो मैं आपको कुछ पोषण बताता हूं जो अगर आपकी डाइट में शामिल रहेगा तो आप ऐसी किसी परिस्थिति से बचकर रह सकते हैं। लेकिन अगर कोई इसका शिकार भी हो गया है तो भी यह पोषण उसे मदद करेगा उस परिस्थिति से बाहर निकल करके आने में। कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं। एक हर्ब है गिंको बायलोबा। गिंको बायलोबा हजारों सालों से मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे देश में इतना चलन नहीं है, लेकिन अगर आप चाइना में जाएंगे जहां वो लोग पोषण को बहुत अच्छे से समझते हैं, है ना। एक चाइनीज प्रोवर्ब है, यू आर व्हाट यू ईट, है ना। वो ये मानते हैं कि जो आप खाते हो आप वही होते हो। तो वहां हजारों सालों से गिंको बायलोबा इस्तेमाल किया जाता है घर घर में। गिंको बायलोबा क्या करता है? गिंको बायलोबा आपकी मेंटल एक्टिविटी को बेहतर बनाता है। किस तरह? वहां पर ज्यादा खून की सप्लाई ले जाकर, ज्यादा खून की सप्लाई वहां पहुंचेगी तो खून के साथ ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगा और ज्यादा न्यूट्रिशन पहुंचेगा। इस तरीके से आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है गिंको बायलोबा, जो आपको मिल जाता है न्यूट्रीलाइट जिनसिंग चेरी प्लस में। इस प्रोडक्ट में गिंको बायलोबा सम्मिलित होता है और आपके मेंटल स्टैमिना को बढ़ाने के लिए एक नया प्रोडक्ट है। इसको आप मेरे एक दूसरे वीडियो में जाकर के देख सकते हैं जो सिर्फ जिनसिंग चेरी प्लस के ऊपर ही बनाया हुआ है। इसके बाद आपको कुछ ऐसे विटामिन की जरूरत पड़ेगी जिन्हें हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, जैसे विटामिन ए, सी, ई। ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये क्या करते हैं? ये आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से। वहां नुकसान होने से, जो फ्री रेडिकल से नुकसान होता है, उससे आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और कुछ आपको मिनरल्स चाहिए होंगे, जैसे एक है मिनरल सेलेनियम। ये आपको रोज चाहिए अपने खाने में से। ये आपके ब्रेन के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो ये विटामिन ए, सी, ई, सेलेनियम, आपको जिंक चाहिए होगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम चाहिए होगा। ये सब कुछ आपको न्यूट्रीलाइट डेली की एक टैबलेट में रोज मिल जाता है। आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक एक्स्ट्रा चाहिए तो आप कैलमैग डी प्लस, न्यूट्रीलाइट कैलमैग डी प्लस से ले सकते हैं। दिमाग की बत्ती जलाए रखने में बी विटामिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। B1, B9, B12 ये वो विटामिन हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। और जो माइलिन शीट होती है, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है नर्व्स की, है ना, वो बनाने में हेल्प करती हैं। और इस तरीके से ये सभी बी विटामिन्स बहुत हेल्पफुल होती हैं ब्रेन फंक्शन को नॉर्मल रखने में। और ये सारी बी विटामिन्स हमको मिल जाती हैं न्यूट्रीलाइट नेचुरल बी से। सिर्फ एक टैबलेट में ही सारे बी विटामिन्स मिल जाते हैं। इसके बाद ब्रेन के लिए एक इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड है जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन। आपको पता है 9 ऐसे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो आपकी बॉडी को बाहर से चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है जो आपकी ब्रेन की एक्टिविटी को बेहतर करने में हेल्प करता है। आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको हेल्प करता है, आपके जो न्यूरॉन्स हैं उनको हेल्प करता है। और ये आपको मिल जाता है न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन से। एक स्कूप रोज और सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपको उसमें मिलते रहते हैं इसलिए कि आपकी सारी एक्टिविटी ठीक चले। इसलिए नहीं कि बिगड़ गई है तो ठीक कर लें। हाँ, ऑफ कोर्स अगर बिगड़ गई है तो फिर उसके लिए कुछ अलग तरह के डोसेज चलाने पड़ते हैं, है ना? और यही चीजें वहां हेल्प करती हैं। थोड़ा डोज ऊपर ले जाना पड़ता है और मॉनिटरिंग चाहिए होती है। ये जो ट्रिप्टोफैन है वो क्या करता है? वो आपके ब्रेन में सेरोटोनिन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब आप ये मत पूछिएगा ये सेरोटोनिन क्या है, राइट? जो हमने शुरू में बात की कि ब्रेन का स्ट्रक्चर ऑल्टर हो जाता है, तो उसमें क्या होता है? आपको कुछ ऐसे केमिकल्स चाहिए होते हैं जो आपका शरीर बनाता है आपके ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए। और वो क्या है
हाँ, ये सेरोटोनिन क्या है, वो कौन कौन से केमिकल्स हैं, कैसे क्या काम कर सकते हैं, कहां से मिलते हैं हमें, ये सब कुछ मेरे एक दूसरे वीडियो में है जिसका लिंक आपको यहां ऊपर शो हो रहा है ना। आप इस वीडियो में जाकर के इनके बारे में जान सकते हैं। जब ये केमिकल्स पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहे होते तभी आपका ब्रेन स्ट्रक्चर ऑल्टर होता है और फिर उसके आगे आने वाली चीजें जो हमने अभी तक डिस्कस की। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।